राधे राधे। 65 वर्षीय मोहनलाल जी सुबह के 10 बज चुके थे। होटल की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। होटल में कचौड़ियाँ, समोसे, जलेबी गर्मा गर्म बन रहा था। होटल वाले कल्लू की नजर जब मोहनलाल जी की तरफ पड़ी तो कल्लू एक छड़ी उठाकर मोहनलाल जी को कुत्ते की तरह डांटते हुए कहता है, अरे यहाँ से हट जा, तेरे ऊपर से मक्खियां भिनभिना रही हैं। आज साल भर से हो गया यह बुढ़ा इसी होटल के आगे पीछे घूमता रहता है। ना जाने कौन यहाँ इसे छोड़कर गया है। अगर इसकी वजह से आज मेरे ग्राहक लौटे तो इसकी खैर नहीं। डांट फटकार सुनकर मोहनलाल जी 2-4 कदम पीछे हटकर बैठ जाते हैं, लेकिन उस होटल के पास से हटते नहीं हैं। मोहनलाल जी अभी भी बैठे थे और वह कल्लू अपने होटल के छपरे के नीचे एक तख्ते पर बैठा हुआ छड़ी रखे छड़ी को पटक पटक कर मोहनलाल जी को डराने की कोशिश करता था। जब वह छड़ी पटकता मोहनलाल जी फिर 4 कदम दूर बैठ जाते, लेकिन वहां से हट नहीं रहे थे। यह सब दृश्य एक व्यक्ति देख रहा था। उसे दया आ गई। वह आकर कहता है, क्यों कल्लू भैया, उस बूढ़े व्यक्ति को क्यों भगा रहे हो? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कल्लू होटल वाला कहता है, अरे पत्रकार जी, मैं इस बूढ़े व्यक्ति से परेशान हो गया हूँ। इसे कितना भी भगाऊं, लेकिन ये होटल के पास से भागता ही नहीं है। ना जाने कौन इसे यहाँ छोड़कर चला गया है। पत्रकार कहते हैं, तुम ऐसा करो कल्लू भैया, मुझे एक प्लेट में कचौरी, समोसा और जलेबियां दे दो। वह प्लेट में नाश्ता लेकर उस बूढ़े व्यक्ति यानी मोहनलाल जी की तरफ बढ़ जाते हैं और उनके पास जाकर कहते हैं, लो अंकल, नाश्ता कर लो। थोड़ी देर के लिए तो मोहनलाल जी डर जाते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति मुझे इतने प्यार से नाश्ता कैसे करवा सकता है। फिर वह पत्रकार कहते हैं, अरे डरो मत, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, लो नाश्ता करो, आओ मेरे पास। धीरे सहमे डरे हुए मोहनलाल जी नाश्ते की प्लेट ले लेते हैं और देखते ही देखते नाश्ता चट कर जाते हैं। काफी समय के बाद उन्हें आज पेट भर का नाश्ता मिला था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। डकार लेते हुए मुंह पोंछा तो वह पत्रकार पूछने लगे, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? तो वह उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मोहनलाल। अब पत्रकार की हिम्मत बढ़ गई थी। उन्होंने सोचा कि अब मैं इनके बारे में सब पूछता हूँ। वह वहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुम अपने बारे में मुझे सब कुछ बता सकते हो क्या, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? मोहनलाल जी आंखों से आंसू पोंछकर कहते हैं, आज पहली बार कोई मुझे इतने प्यार से बात किया है तो क्यों नहीं। वह बताने लगते हैं कि मैं यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता था। मेरा एक बेटा और एक बेटी भी है। बेटी अपने ससुराल में, उसके 2 बच्चे हैं। बेटा अपने घर में मेरी दुकान चला रहा है। मैं कभी एक कपड़े की दुकान का मालिक हुआ करता था। बेटे की शादी करने के बाद मैंने बेटे को दुकान पर बैठाना शुरू कर दिया। एक दिन मेरा बेटा वो समय आया जब उस दुकान का मालिक बन बैठा। बेटे ने मुझे कहा, पापा अब तुम घर में रहो, मैं दुकान संभाल लूंगा। मैं घर में रहता। धीरे धीरे मेरा घर में रहना मेरी बहू को खटकने लगा। वह अब तो मुझसे झगड़ा करने लगी और मेरी पत्नी शांति देवी को भी घर के कामों में पूरा दिन लगाकर रखती थी। मेरे दुकान छोड़ते ही मेरी बहू घर की मालकिन बन गई थी और हम दोनों पति पत्नी घर के नौकर। यहाँ तक कि मेरी बहू के मर्जी से मेरा खाना, मेरी पत्नी का खाना, उठना सोना सब कुछ हो गया था। मेरी बहू जो चाहती थी वही हमें खाने को मिलता था। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी। मेरी पत्नी सुबह उठ नहीं पाई थी तो मेरी बहू कमरे में आकर मेरी पत्नी के बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गई और कहने लगी, बुढ़िया आराम से सोती रहती है, तुम दोनों तो अगर मर भी जाओ तो मुझे कोई परवाह नहीं, कम से कम ये
कमरा तो खाली हो जाएगा और हम चैन से जी पाएंगे। मेरी पत्नी के बाल खींचते हुए चौखट लग गया था। पत्नी के सिर से खून बहने लगा था। मेरी पत्नी चिल्लाती रही, बहू मुझे छोड़ दे। रात को मुझे बुखार हो गया था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, जिसकी वजह से सुबह मुझसे उठा नहीं गया। तू जितना काम करवाएगी मैं सब कर दूंगी, लेकिन मुझे मार मत। मैं भी चिल्लाता रहा, छोड़ दे बहू, शांति को छोड़ दे। मैं अपनी पत्नी के खून को देखकर घबरा गया और बीच बचाव करने लगा। बहू ने मुझे भी मारा और मेरी पत्नी को छोड़ तो दिया। पत्नी के सिर से बहुत खून बह रहा था। मैं घबरा गया, अब मैं क्या करूं? शांति, तुम्हें बहुत चोट लगी है, दर्द हो रहा होगा। मेरी पत्नी बेहोशी की हालत में वहीं बैठ गई। मुझे कुछ सूझा नहीं। मैं किचन में गया और हल्दी निकाल कर लगाया। पत्नी के घाव पर हल्दी लगा दिया, लेकिन उसके सिर पर चौखट चुभ गया था। वहां तो टांके लगने जैसा हो गया था। मैं दौड़कर अपने बेटे के पास गया। बेटा, तेरी माँ के सिर से खून बह रहा है। तेरी पत्नी ने उसे घसीट घसीट कर घायल कर दिया है। चल, अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर चल। मैंने हल्दी भर दिया है, तो भी घाव बंद नहीं हो रहा। खून बहता जा रहा है। बेटा, तेरी माँ मर जाएगी। उसके सिर से खून बह रहा है। मेरी मदद कर, हॉस्पिटल लेकर चल, वरना मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं ही उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाऊंगा। बेटे ने कहा, पैसे कहाँ है? जितना भी था दुकान में सामान ला दिया, और तुम दोनों बैठे घर में खाते हो, ऊपर से खर्च बढ़ा रहे हो। क्या पैसों का पेड़ लगा है? कभी तुम भी तो दुकान किया करते थे पापा। क्या तुम भूल गए कि दुकान में कितनी आमदनी होती है? मैंने कहा, बेटा, मैं उसी दुकान से तुम्हें पढ़ा लिखा कर और ये इतना बड़ा मकान तैयार किया, दुकान बड़ी किया। ऐसा नहीं है कि एक परिवार का उसमें गुजारा नहीं हो सकता। दुकान नहीं चलती तो हम कैसे आगे बढ़ते? बेटा, इतना बड़ा झूठ मत बोल, कुछ पैसे मुझे दे दे। लेकिन बेटे ने मेरी एक ना सुनी। मैं बोलता रह गया। वह तैयार होकर दुकान चला गया। मेरी पत्नी अब सुबह से पड़ी ही रह गई। बहू और भी गुस्से में थी। आज उसे सारा काम जो करना पड़ा। जब दोपहर होने लगी तो मुझे अपनी पत्नी को दर्द की दवाइयां देना था। मेरे पास 15-20 रुपए थे। मैं मेडिकल से दर्द की दवा लेकर आया, लेकिन मेडिकल वाले ने बोला था कि कुछ खिलाकर ही दवाइयां देना। मैं बहू से कहने गया, बहू, कुछ खाना बना हो तो अपनी सास को दे दे, मैं उसे दर्द की गोली देता हूँ। तो बहू ने कहा, महारानी सुबह से तो उठी नहीं, और इधर उसके महाराज आए हैं हुक्म चलाने, या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो तुम दोनों को बना बना कर खिलाती रहूं? बहू, दे दे, जो भी बना हो दे दे। तेरी सास ठीक हो जाएगी तो काम करेगी। तू मुझे बता, उसकी जगह मैं घर के सारे काम कर दूंगा। बहू गुस्से में थी। उसने एक सूखी रोटी अचार में देते हुए कहा, यह लो। बासी रोटी पड़ी थी। सुबह का जो टिफिन बनाई थी वह लेकर चले गए दुकान। अभी कुछ बना नहीं है। मैं वही एक रोटी लेकर आया और शांति को दे दिया। शांति का कुछ खाने का मन तो नहीं था। मैंने जबरदस्ती उसे रोटी खिलाया और दवाइयां दे दी। इसी तरह से अब शांति के काम करने की हिम्मत नहीं रह गई थी, क्योंकि वह ना तो कुछ खाने को अच्छा पा रही थी और ना ही उसकी दवाइयां हुई। बीमार तो थी ही, उसके सिर में चोट भी आ गई थी, जिसकी वजह से वह दिन प्रतिदिन बीमार होती गई। मैं बहू बेटे से हाथ जोड़ती रही, कहती गई, अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर चलो, लेकिन वह दोनों मेरी एक नहीं सुने। धीरे धीरे शांति के सिर का घाव पकने लगा, माबाद बहने लगा, बदबू सी आने लगी। मेरे हाथ में कुछ पैसे नहीं थे, कोई कीमती सामान भी नहीं था। सब कुछ बहू बेटे ने अपना लिया था, सब में कब्जा कर लिया था। मैं क्या लेकर अपनी शांति को हॉस्पिटल जाता? एक दिन सुबह मेरी शांति की तबीयत बहुत खराब हो गई।
वह सिर्फ आंखें घूर घूर कर देख रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। उसका अंतिम समय चल रहा था। मैंने उसे बहुत झकझोरा, शांति शांति कुछ तो बोल, क्या हो गया है? लेकिन वह सिर्फ मुझे देखती रही और कुछ पल के बाद वह आंखें बंद कर ली, हमेशा हमेशा के लिए। शांति मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। मैं बहुत चिल्लाया, शांति उठ जा, शांति मुझे छोड़कर मत जा, तेरे सिवा मेरा है ही कौन? कौन मुझे समझेगा? मैं किसे अपना दर्द सुनाऊंगा? मेरी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग और मेरे बेदर्द बेटा बहू भी आ गए। सब लोग मेरी शांति को आंगन में निकाल दिए। मैं उसके पास बैठा रोता रहा, शांति तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। गांव वाले मेरे इस तरह से रोने की आवाज और मेरे दुख को सुनकर यही कहते, कितना तकलीफ मोहनलाल जी की आवाज में है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है अपनी पत्नी के जाने का। मैं जोर जोर से कहता रहा, पत्नी मेरी मरने वाली नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे और बहू की वजह से यह दुनिया छोड़कर चली गई। मेरे पड़ोस वाले एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। मेरे बेटे और बहू को लगा कि उनकी पोल खुल जाएगी, तो वह गांव वालों के सामने कहने लगे, अरे मेरे पापा माँ के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। ऐसा करते हैं, माँ को जल्दी से अंतिम क्रिया करने के लिए ले जाएं। मेरे पापा इससे ज्यादा कुछ गलत ना कर बैठे, कहीं मेरे पापा को कुछ हो ना जाए, वरना हम कहीं का नहीं रहेंगे। वह मेरे पास आकर भी कहने लगे, गांव वालों के सामने इतना क्यों चिल्ला रहे? भूल गए माँ की क्या हालत हुई थी? वही हालत तुम्हारी भी होगी। मैं तो पहले ही समझ गया था कि उससे भी बदतर मेरी हालत होने वाली है, लेकिन मैं चुप रहने वाला नहीं। मैं चिल्लाता रहा। मेरे बेटे बहू मुझे वहां पर पागल साबित करने में लग गए। पापा की दिमागी हालत खराब होती जा रही है, जल्दी से माँ को अंतिम क्रिया कर्म के लिए ले चलते हैं। यह कहकर मेरा बेटा पड़ोसियों की मदद से मेरी पत्नी को अंतिम विदाई के लिए ले गया। अंतिम क्रिया करने के बाद मेरी बेटी भी वहां पहुंच गई। मेरी बेटी अपनी माँ का मुंह देखने नहीं पाई, क्योंकि यह सब इतना जल्दी मेरे बेटे ने कर दिया। उसे पता था कि यदि बेटी आ गई तो मेरे और मेरी बेटी की दो लोग की जोड़ी हो जाएगी, फिर मेरे बेटे और बहू की पोल खुल जाएगी। इसीलिए उसने जल्दी जल्दी में अंतिम क्रियाकर्म कर दिया। 13वीं तक लोगों का आना जाना लगा रह गया, घर भरा रह गया, लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ सोना हो चुका था। मेरी दुनिया बेजान हो चुकी थी। अभी मेरी शांति की उम्र ही क्या थी, मात्र 55 साल। क्या वह इस दुनिया से जाने के लायक थी? बिल्कुल नहीं। ना कोई बीमारी थी, ना कोई खतरनाक रोग। बस बिना दवाई के मेरी शांति इस दुनिया से चली गई। इसी गम में मैं डूबा रहा। अब मेरे बेटे और बहू मेरे साथ भी अत्याचार करना शुरू कर दिए थे। बेटा जब दुकान चला जाता तो बहू हद पार कर जाती। वह मुझे खाना भी नहीं देती थी, यहाँ तक कि झाड़ू बर्तन फेंक कर मारा भी करती थी। एक दिन मैंने कहा, बहू मुझे 2 रोटी दे दो, बड़ी भूख लगी है। तो कहने लगी, हाय राम, अभी इसकी पत्नी मरी है। बुढ़ा कितना नाटक दिखा रहा था। पत्नी के मरते ही भूख भूख चिल्लाने लगा। मैं क्या करता, बुढ़ापे की भूख थी। अगर 2 रोटी भी ना मिला तो शरीर कैसे चलता। बहू ऊपर से काम भी करवाती थी। एक दिन तो मैंने बहू से कह दिया कि मुझे सूखी रोटी मत दिया करो, दाल का थोड़ा सा पानी देती हो, मुझे थोड़ा भात और सब्जी भी दे दिया करो। उस दिन बहू गुस्से में आकर मुझे 2-3 झाड़ू मारी और बेटे से ना जाने कितनी उल्टी सीधी बातें पढ़ाई। कहने लगी, इस बुढ़े को ले जाकर गांव में छोड़कर आओ या कहीं वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। अब मुझसे इसका सेवा नहीं होता। सुबह इसे एक थाली खाना देती हूँ,
तो भी इसे दोपहर होते होते भूख लग जाती है। जरा सा भी आराम करने को नहीं मिलता। 3 टाइम का यह खाता रहता है। बेटा भी मुझसे परेशान हो गया था। वह अपनी पत्नी की बात मानकर कहने लगा, इन्हें कल ही हम गांव में अपने दूर के चाचा जी के पास छोड़कर आएंगे। इनका भी कुछ मन लगा रहेगा। दूसरे ही दिन बेटा मुझे बोला, चलो हम गांव में चलते हैं, उस दिन हम दोनों वहीं रहेंगे। तुम्हारा भी मन लगा रहेगा पापा। और यदि बाहर वाले पड़ोसियों ने पूछा कि आज बाप बेटे दोनों साथ में कहाँ जा रहे हो, तो यही कह देना कि मैं अपने गांव घूमने जा रहा हूँ। पत्नी के जाने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा है और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जैसा बेटा ने कहा मैंने वैसा ही बोला। मेरे एक पड़ोसी मित्र ने पूछा। मेरा बेटा मुझे एक गाड़ी में बिठाया और यहाँ लाकर मुझे छोड़ दिया। पूरे 1 साल गुजर चुके हैं मुझे यहाँ रहते हुए। मुझे हर वक्त इंतजार रहता है कि शायद मेरे बेटे को कभी मेरी याद आए तो वह मुझे ढूंढने आएगा। यदि मैं इस जगह से कहीं और चला गया तो वह मुझे कहाँ ढूंढेगा। मैं एक बार फिर से उस घर में जाना चाहता हूँ जिस घर में मेरी पत्नी की यादें थी। मेरे पास मेरी पत्नी की एक तस्वीर भी नहीं। मैंने सोचा था कि घूम कर वापिस मैं अपने उसी घर में जाऊंगा जहाँ मेरी पत्नी की यादें बसती है। लेकिन मेरा बेटा मुझे बड़ी बेरहमी से यहाँ छोड़कर चला गया और आज तक लेने नहीं आया। मैं यहाँ उस होटल वाले के नाश्ता के लिए नहीं बैठता और ना ही उसे कोई तकलीफ देना चाहता। मैं तो सिर्फ अपने बेटे का इंतजार करने के लिए यहाँ बैठता हूँ। यह बातें सुनते सुनते उन पत्रकार की आंखों में आंसू आ गए। कल्लू होटल वाला भी यह बातें सुन रहा था, इसीलिए उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह अपने तख्ते से उतरकर आया और कहने लगा, मोहन काका, मुझसे बड़ी भूल हो गई। तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पागल भिखारी समझता था, लेकिन तुम तो समय के मारे हो। कोई बात नहीं, आज से इस होटल में तुम्हें मैं पेट भर खाना खिलाऊंगा। मोहनलाल जी कहने लगे, नहीं बेटा, मुझे फ्री के खाने की कोई आदत नहीं। मुझे खाना नहीं चाहिए। जो मुझे यहाँ भीख में मिलेगा उन्हीं पैसों का तुम मुझे देना। बस मुझे यहाँ से भगाओ मत। मुझे यहीं कहीं पड़े रहने दो। कल्लू कहने लगा, आज से तुम्हें कोई नहीं भगाएगा चाचा। अब वह पत्रकार कहने लगे, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा मोहन चाचा, मेरे साथ चलो। वह मोहनलाल जी को अपने साथ अपने घर लेकर चले गए। वहां उन्हें नहलाया धुलाया, उनको पहनने के लिए कपड़ा दिया और उन्हें पेट भर का भोजन दिया। फिर एक वकील को बुलाकर उनकी सारी स्थिति बताई तो मोहनलाल जी ने कहा, मेरी दुकान, मेरा मकान आज भी मेरे ही नाम पर है। बस मैं कमजोर और लाचार था, इसलिए अपने बेटे बहू से डरता रहा और कुछ कर नहीं पाया। मोहनलाल जी की यह बातें सुनकर अब पत्रकार समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है। पत्रकार ने मोहनलाल जी को सब समझाया। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते हैं, अपने बेटे और बहू को सबक सिखाना चाहते हैं, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप करिए। पत्रकार की बात सुनकर मोहनलाल जी तैयार हो गए और वकील के साथ अपने बेटे और बहू के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया। उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के ऊपर घटी हुई सारी घटना को बताया। बहुत ही जल्दी उनके बेटे और बहू को नोटिस दिया गया, जिसमें उन्हें 1 महीने का समय दिया गया था घर को खाली करने का। मोहनलाल जी अब अपना मकान वापस पा चुके थे। उन्होंने अपनी दुकान को बेच दिया और अपने मकान को एक वृद्धा आश्रम के रूप में बनवा दिया। जिस बेटे और बहू ने उनके पत्नी के साथ अत्याचार किया, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया, तो ऐसे बेटे बहू को वह अपनी मेहनत की कमाई नहीं दिए। पत्रकार ने भी मोहनलाल जी के साथ घटी हुई घटना को अपने पेपर में छापा और जन जन तक
यह सूचना पहुंचाई कि जिस तरह से मोहनलाल जी ने अपनी संपत्ति, अपना घर दुकान अपने बेटे बहू को सौंप कर खुद भिखारियों की तरह दर दर की ठोकरें खाए, तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए पहले से ही सावधान हो जाएं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।